Welcome back to Biologics. So in our last session, we have discussed about the introduction of biotechnology and a brief history. In today's session, we are going to cover the tools of biotechnology. So here, obviously in biotechnology, we never use the metal instruments as like an engineer because we are not engineer, we are genetic engineers. So we are going to use some cells, some DNAs, some enzymes, some proteins to carry out this process of biotechnology. So we are going to discuss the tools of biotechnology. We'll start with the first tool, that is enzymes. ये वो टूल है जिसपे एक्चुअली हमारी पूरी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो हम बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस में. कौन कौन से मेजर एंजाइम्स हैं? फर्स्ट एंजाइम दैट वी यूज इन द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दे आर लाइजिंग एंजाइम्स. ये पहले टाइप के एंजाइम्स हैं. दूसरे एंजाइम जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल सकते हैं, एक्चुअली ये न्यूक्लियेजेस एंजाइम की एक कैटेगरी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में. थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आती है, दैट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम. तो हम ये तीन टाइप के एंजाइम मेनली डिस्कस करेंगे. एक्चुअली लाइजिंग और डीएनए लाइगेज थोड़े ब्रीफ में ही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है. स्टार्टिंग विद दिस लाइजिंग एंजाइम्स. लाइजिंग वर्ड, लाइसिस वर्ड, ये हमने बायो में बहुत बार सुना है. लाइसिस का मतलब होता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन. आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, लाइसोसोम, वो राउंड बॉडीज जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं. ठीक है. लाइसोजाइम, वो एंजाइम जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है और बैक्टीरिया को मार देता है, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, राइट. सो लाइजिंग एंजाइम्स आर दोज व्हिच डू डाइजेशन, और आई से लाइसिस का मतलब ही डाइजेशन होता है. And as they are the digestive enzymes in nature, we call them molecular digesters. तो इनका common name क्या हो जाएगा? Molecular digesters, क्योंकि ये molecules को digest कर रहे हैं. ठीक है. Okay, so now what is the benefit, और I'll say कि क्यों यूज कर रहे हैं? टूल्स यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में तो कोई पर्पस होगा, उनसे कोई ना कोई फायदा है, हमारा कोई काम करवा रहे हैं हम. तो ये जो लाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, इनसे हम क्या करवा रहे हैं? इनसे हम डाइजेशन करवा रहे हैं. किस चीज का डाइजेशन करवा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेल. कौन सी सेल है ये वो सेल है जिसके अंदर मेरा डीएनए प्रेजेंट है. इट मीन्स दिस इज माई डोनर डीएनए विच इज कैरिंग माई डिजायर्ड जीन. यहाँ पे मेरा एक डिजायर्ड जीन लगा हुआ है और मुझे वो जीन एक्सट्रैक्ट करना है. जीन तो मैं बाद में लूंगी, पहले मैं अपने डीएनए को तो निकालूं इस डोनर सेल से. तो डोनर सेल से डीएनए निकालने के लिए मुझे रास्ते क्रॉस करने पड़ेंगे. कौन कौन से रास्ते क्रॉस करने पड़ेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये सेल एक बैक्टीरियल सेल है, तो मुझे इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है, मुझे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है, इसमें राइबोसोम जो प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट करना है, फिर इसमें और साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन्स होंगे, मुझे उन्हें डाइजेस्ट करना है. तो मुझे पूरे सेल कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करना है एक्सेप्ट द डीएनए. अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये एक फंगल सेल है, तो इसमें बाहर सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज और सेल कंपोनेंट्स हैं. प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज. एनिमल सेल तो सेल वॉल नहीं होगी बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऑल अदर सेल ऑर्गेनेलीज. So what I'm going to do, I'm going to digest all these structures and all these components to extract my DNA. So what lysing enzymes I'm going to use? I will use lysozyme if it is a bacterial cell. क्यों? क्योंकि इससे मुझे उसका सेल वॉल डाइजेस्ट करना है. अगर ये है एक फंगल सेल तो मैं यूज करूंगी काइटिनेज, क्योंकि काइटिन को डाइजेस्ट करता है काइटिनेज. अगर ये है एक प्लांट सेल तो मैं यूज करूंगी सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज. सेल्यूलोज एंड पैक्टिन आर द कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, तो मैं इसके लिए दोनों यूज करूंगी. अच्छा, एनिमल सेल हुई तो मुझे इनमें से सेल वॉल डाइजेस्ट नहीं करनी बिकॉज एनिमल्स में सेल वॉल होती नहीं है, राइट. सो अब कुछ एंजाइम हैं जो आगे हम एंजाइम डिस्कस करने वाले हैं, वो एंजाइम मुझे इन सब के लिए यूज करने हैं, राइट. यानी बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम, और ये वाले एंजाइम जो मैं बता रही हूँ, कौन कौन से एंजाइम? प्रोटीएजेस
लाइपेज, प्रोटीएज लिख देती हूँ, लाइपेज एंड आरएनएज, ठीक है। सो प्रोटीएज, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइपेज, lipid digestive enzyme, RNase, RNA digestive enzyme. So what I am going to do, if it is a bacterial cell, I will use lysozyme plus ये तीनों enzymes, ठीक है। If it is a fungal cell, then I use chitinase plus all these three enzymes. If it is a plant cell, then I use both cellulose and pectinase plus all these three enzymes. And if it is an animal cell, I will use only these three enzymes. Okay? क्योंकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होती, तो ये सारे एंजाइम वो हैं जो सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, और ये तीन एंजाइम हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, कोई भी है, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है, राइबोसोम पे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, बट बायो मेम्ब्रेन नहीं होती, बट ऑल सारे ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, इधर दे हैव सिंगल लेयर और डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, तो वो सारी मेम्ब्रेन्स को डाइजेस्ट करेंगे। फिर हर ऑर्गेनेली में जो एंजाइम प्रेजेंट है, मींस प्रोटीन प्रेजेंट है, उनको डाइजेस्ट किया जाएगा, जो लिपिड प्रेजेंट होंगे उनको डाइजेस्ट किया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है, फिर हिस्टोन प्रोटीन्स को, आरएनए को, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा एक्सेप्ट वन थिंग, एंड दैट इज डीएनए। सो वी विल यूज ऑल दीज एंजाइम टू डाइजेस्ट द सेल कंपोनेंट्स। तो ये क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, लाइसिस करते हैं ऑफ सेल कंपोनेंट्स, ऑल सेल कंपोनेंट्स एक्सेप्ट डीएनए। मैं डीएनए नहीं चाहती मेरा डीएनए डाइजेस्ट हो, क्योंकि ये डीएनए तो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। सो एक्सेप्ट डीएनए, ऑल अदर सेल कंपोनेंट्स विल बी डाइजेस्टेड बाय यूजिंग द लाइजिंग एंजाइम्स। अब बहुत बार क्वेश्चन आते हैं दैट, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल। तो अब कौन कौन से एंजाइम यूज करते हैं, लाइसोजाइम हम यूज करेंगे, और ये तो कॉमन है जो सबके लिए यूज किए जाते हैं, बट लाइसोजाइम इज ओनली यूज फॉर बैक्टीरियल सेल। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंजाइम, डीएनए लाइगेज। लाइगेज का जो नाम है, लाइगेज, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, टू जॉइन, कंबाइन करना, ओके, टू जॉइन। सो लाइगेशन, जोड़ना, तो ये एक तरीके से मैं बोलूंगी कि फेविकॉल या फेविस्टिक ग्लू का काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाई डीएनए लाइगेज आर मोर पॉपुलरली, आई से कॉमनली दे आर नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू। इनका जो कॉमन नेम होता है वो है मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, सी हमें एक डीएनए को यहां से लिया हमने, हमारा फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए या जीन फ्रेगमेंट, उसको हमने वेक्टर डीएनए में डालना है ताकि इसको होस्ट सेल में पहुंचाएं। होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए वेक्टर डीएनए के साथ डिजायर्ड जीन को अटैच करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। सो दिस ज्वाइनिंग ऑफ द वेक्टर डीएनए एंड द डिजायर्ड जीन is facilitated by the DNA ligase enzymes. ये करते क्या है enzymes, DNA ligase enzyme? They make phosphodiester bond. अब phosphodiester bond क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में ही, और 12th में भी पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, अगर ये मेरा डीएनए है तो डीएनए की ये जो बैकबोन है, जो लंबी सी रस्सी है, वो किससे बनी हुई है, कार्बन, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप, अगर ये फॉस्फेट ग्रुप है तो ये इधर वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड कर रहा है, इधर वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड कर रहा है, तो बन गया हमारा फॉस्फोडाइएस्टर। डाई मींस टू एस्टर बॉन्ड्स बन गए, तो फॉस्फेट के 2 एस्टर बॉन्ड बन गए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, और डीएनए लाइगेज इन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को बनाता है, यानी ज्वाइन करता है। अब ऑब्वियसली अगर ये बना रहा है तो इसको कुछ एनर्जी भी चाहिए होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सो दीज एंजाइम्स यूज ATP as an energy source to make the phosphodiester bond.
डीएनए लाइगेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा फॉरेन जीन, हमारा डिजायर्ड जीन वेक्टर डीएनए के साथ अटैच हो पाता है। बहुत सारे टाइप के डीएनए लाइगेज एंजाइम अवेलेबल होते हैं, इवन नेचुरली भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। हम रेप्लिकेशन के चैप्टर में पढ़ते हैं कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कैसे ज्वाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। बट जो बायोटेक्नोलॉजी में पॉपुलरली हम जो डीएनए लाइगेज यूज करते हैं उसका नाम है T4 डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेज कैटेगरी का, ओके, डीएनए लाइगेज एंजाइम्स का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, थोड़ा सा बैक चलते हैं हिस्ट्री में। तो न्यूक्लियस एंजाइम से शुरू करते हैं हम, ठीक है, ये वर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंजाइम एक कैटेगरी है एंजाइम्स की जो क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। क्लास 11th में हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, जहां हम पढ़ते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस से एक एंजाइम आता है न्यूक्लियेजेस जो डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स बनाता है, राइट। यानी न्यूक्लियेजेस वो हैं जो कट कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना यानी कट कर देना। कट करते हैं, किसको कट करते हैं, दे कट न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। एंडो वर्ड पे आ जाते हैं। एंडो का मतलब होता है इन बिटवीन द लेंथ, कॉर्नर्स पे नहीं, बीच में से, ठीक है। तो ये हो गया इन बिटवीन द लेंथ, यानी अगर ये मेरा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके ये कॉर्नर्स हैं और ये इसकी मिडिल लेंथ है, ये मेरा जो एंजाइम है ये इसके कॉर्नर्स पे कट नहीं लगाता, ये इसके कहीं ना कहीं बीच में कट लगाता है। यहाँ पे कहाँ कट लगाता है, वो स्पेसिफिक साइट्स होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस इज द कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स, कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम दैट कट्स द डीएनए इन बिटवीन द लेंथ, कॉर्नर्स पे नहीं, जो कॉर्नर पे कट करेगा वो होगा एक्सोन्यूक्लियस। वो अलग होते हैं एंजाइम, हमारे काम के अभी नहीं है, तो हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट होते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन नाम क्यों पड़ा, तीसरे वर्ड पे आ जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है इनहिबिशन, रेस्ट्रिक्ट कर देना, नहीं आना अंदर, रोक देना किसी को। प्रिवेंशन है ना, स्टॉप कर देना। So these enzymes which are present in the bacterial cell, let's take this example, ये है हमारी बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में ये इसका डीएनए है खुद का, और ये हमारा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस बैक्टीरियल सेल पे एक इन्फेक्शन हुआ, किसका इन्फेक्शन, एक वायरस का, बैक्टीरियोफेज वायरस। वो वायरस जो बैक्टीरिया पे भी इन्फेक्शन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस। वी नो वायरस तो बहुत ही छोटे हैं, बैक्टीरिया उनके कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं। तो इन्फेक्शन कैसे करेंगे, इन्फेक्शन कैसे करते हैं, वायरस का एक ही तरीका होता है इन्फेक्शन करने का, वो अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में डालता है, और होस्ट सेल में डालने के बाद उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल की मशीनरी पे कब्जा करता है, और वो फिर अपने तरीके से उसको चलाता है, अपनी कॉपीज बनवाता है। ये तरीका होता है वायरस का। यानी बैक्टीरियोफेज वायरस यहाँ एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ डाल देगा, राइट। जैसे ही ये डीएनए अंदर आया, वायरल डीएनए, दिस इज वायरल डीएनए, तो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो इस वायरल डीएनए को आइडेंटिफाई करेगा और पहले इसका इंस्पेक्शन करेगा पूरे का आराम से। इंस्पेक्शन करने के बाद जहां इसको सही जगह मिली वहां ये कट लगा देगा, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। सो इट विल कट डाउन दिस वायरल डीएनए इनटू पीसेस, यानी ये वायरल डीएनए के क्या हो जाएंगे, इस तरीके से टुकड़े हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि टुकड़े जैसे ही होते हैं डीएनए के, वो डीएनए इनएक्टिव हो गया, वो काम का नहीं रहा, तो इसके इस तरीके से ये पीसेस कर देगा, कट कर देगा। So this restriction endonuclease enzyme is the enzyme that cut down the DNA in between the length, बीच में से कट करता है, and this is how it inhibit, it prevent, it restrict the entry of viral DNA into the bacterial cell। ये natural defense mechanism है bacterial cell का against the virus, ठीक है। वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए ये बैक्टीरियल सेल का खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, अपना तरीका है।
ठीक है, यानी ये बैक्टीरियल सेल के लिए बने हैं, हमने तो उनको यूज कर लिया है अपने बेनिफिट के लिए, बट ये बने किसके लिए हैं? बैक्टीरियल सेल के लिए बने हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि जब ये एंजाइम डीएनए को कट करता है इन बिटवीन द लेंथ, अब यहाँ पर दो डीएनए है, पहला डीएनए है वायरल डीएनए और दूसरा है बैक्टीरियल डीएनए, ये रहा बैक्टीरियल डीएनए, दो डीएनए है। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने वायरल डीएनए को कट कर दिया, पीसेस में तोड़ दिया, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए को कुछ नहीं किया, अपने खुद के डीएनए को नहीं मारा, उसको कट डाउन नहीं किया। क्यों? सो देयर इज वन रीजन, आई से कि एक मॉडिफिकेशन है अपने आप को बचाने के लिए। जैसे बारिश से बचने के लिए लोग ब्लैंकेट पहन लेते हैं, तो ये क्या करता है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल डीएनए अपने आप को अपने ही एंजाइम से बचाने के लिए अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन करता है। उस मॉडिफिकेशन का नाम है मिथाइलेशन। यानी ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, दिस बैक्टीरियल डीएनए इज मिथाइलेटेड। ये बैक्टीरियल डीएनए क्या है? मिथाइलेटेड है। अब मिथाइलेशन से हमारा क्या मतलब है? मिथाइलेशन का मतलब मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। कहां? नाइट्रोजिनस बेस के साथ। कौन सा नाइट्रोजिनस बेस? साइटोसिन एंड एडेनिन। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए कौन सा डीएनए है? बैक्टीरियल डीएनए। इस बैक्टीरियल डीएनए पे जहां जहां साइटोसिन और एडेनिन होगा, ठीक है, जहां जहां साइटोसिन और एडेनिन होगा वहां वहां उसके साथ अटैच हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। यानी इसके साथ साइड में इसके कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप, यहां भी मिथाइल ग्रुप, सिर्फ एडेनिन और साइटोसिन के साथ। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल में नहीं होता, मिथाइलेशन हमारे डीएनए में भी हो सकता है, प्लांट्स में भी होता है, दूसरे लिविंग बॉडीज में भी होता है। ठीक है, ये एक तरीका है किसी जीन में कोई चेंज करे बिना उसे इनएक्टिव करने का। तो अब आप समझिए कि अगर इंसुलिन का जीन मेरे हाथ वाली सेल्स, ये इन सेल्स में मेरे इंसुलिन का जीन है, लेकिन ये वो इनएक्टिव है यहाँ पे, उसका एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पर वो जीन मिथाइलेटेड हो। ठीक, चलो तो ये मिथाइलेशन हो गया। अब ये मिथाइलेशन होने की वजह से ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब घूमता हुआ आता है, ये क्या करता है? पहले एंजाइम का इंस्पेक्शन करता है, ढूंढता है। किसको ढूंढता है? रेस्ट्रिक्शन साइट्स को, आगे पढ़ेंगे हम। उस जगह को ढूंढता है जहां ये कट कर सकता है। अब क्योंकि उस जगह पे लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, तो ये पहचान नहीं पाता। जब ये पहचान नहीं पाता तो ये कट भी नहीं लगा सकता। इट मीन्स हाउ द बैक्टीरियल सेल प्रिवेंट इटसेल्फ गेटिंग डाइजेस्टेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाय मिथाइलेशन ऑफ इट्स ओन डीएनए। अपने डीएनए का क्या कर लेती है? मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, और मिथाइल ग्रुप जैसे अटैच हुआ ये प्रिवेंट हो गया इन अटैक से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अटैक से। ओके, सो दिस इज दीज आर द एंजाइम्स व्हिच वी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अलावा एक और एंजाइम होते हैं, नॉर्मली हम यहाँ नहीं पढ़ते लेकिन प्रोसेस में पढ़ते हैं। चलो एक बार नाम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का कॉमन नेम रह गया, सॉरी। सो जैसे ये है मॉलिक्यूलर डाइजेस्टर, ये है मॉलिक्यूलर ग्लू, क्योंकि ये काटने का काम कर रहे हैं और काटता कौन है? सीजर, कैंची। तो इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी, एक और एंजाइम है जो हम यूज करते हैं, तो उसका भी नाम देख लेते हैं। यहां लिख देती हूं, डीएनए पॉलीमरेज। ये कोई नया नाम नहीं है हमारे लिए, हम बहुत बार यूज कर चुके हैं इसे। जेनेटिक्स में रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, सारी प्रोसेस, इवन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी पॉलीमरेज पे ही डिपेंड करती है। सो पॉलीमरेज एक कैटेगरी है जो पॉलीमराइजेशन कराती है। उसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं। तो ये जेनेटिक्स का पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट डीएनए पॉलीमरेज आर द एंजाइम्स व्हिच डू पॉलीमराइजेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट। तो एक आई से कि एक तरीके से एक डीएनए है, उसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है, तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। तो एक कॉपी बनाने का काम करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी देखते हैं प्रॉपरली। दे कट डीएनए कहां पे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट स्पेसिफिक साइट्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक साइट्स हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, एट स्पेसिफिक साइट्स। अब एक और पॉइंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डेफिनेशन और इनके फंक्शन को लेकर। टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? जब ये काटते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि
यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से दो अलग अलग डीएनए आपस में ज्वाइन हो पाते हैं. सो द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स. ओके, अब थोड़ा सा इनके टाइप देख लेते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्चुअली दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी और ये हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बट स्टिल ये पता होना चाहिए आपको. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वेराइटीज होती है, टाइप्स होते हैं. सो इनके 4 टाइप हैं. ठीक है, ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि कुछ जगहों पे ये जो टाइप है और जब हम इनका नाम पढ़ेंगे वहां भी कुछ नंबर यूज करते हैं, यहाँ भी नंबर यूज किया जाता है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के टाइप हैं 1, 2, 3 और 4. ठीक है, 4 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होते हैं, मतलब होते हैं, यूज नहीं होते एक्चुअली. यूज कौन से होते हैं? सिर्फ एक ही टाइप के, विच आर टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. डिटेल में हमें कुछ नहीं पढ़ना है. 1, 3 एंड 4 ऑब्वियसली वो यूज इसलिए नहीं होते क्योंकि वो हमारे मन मुताबिक चीजें प्रोड्यूस नहीं करते या मन मुताबिक काम नहीं करते. इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता देती हूँ, स्टिकी एंड्स. ये स्टिकी एंड कौन प्रोड्यूस करता है? टाइप 2 एंजाइम. टाइप 2 एंजाइम प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स, और बाकी सारे नॉर्मली या तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेंगे. ब्लंट एंड हमारे कोई काम के नहीं है. आगे प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, या थोड़ी देर में जब हम इस एंजाइम्स का एक्शन पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा. ओके, so these are the enzymes which cut DNA at specific site to produce sticky end, and these sticky ends are produced by only restriction endonuclease enzyme type 2. अगर आपने कभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एग्जांपल अभी तक पढ़ चुके हो और कहीं पर आपने ये ऐसे नाम पढ़ा है हिंद 2, इको R1, तो यहाँ ये जो नंबर लिखा है इस नंबर का इससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, ये दोनों नंबर अलग अलग चीज हैं. ठीक है, तो ये जो है ये टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जो हम कहीं यूज नहीं करते. बस एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वी यूज इन आवर डीएनए टेक्नोलॉजी, तो वो है टाइप 2. अब आ जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ऊपर और इनके नोमेनक्लेचर पे. तो आपका ये जो 1 और 2 वाला पॉइंट है ये अभी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, और एग्जाम्पल के साथ हम उसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ढूंढा गया था ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, हिंद 2. ठीक है, लेकिन अच्छा हिंद 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं, और एक और एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इको R1, इसको भी डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले इको R1 को देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. तो विद एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं? नोमेनक्लेचर कर रहे हैं. नामकरण, कैसे नाम रखा जाता है, क्यों रखते हैं, ऐसे ही क्यों लिखा है, तो इसके कुछ रूल हैं. फर्स्ट रूल इज दैट द फर्स्ट लेटर इज टेकन फ्रॉम द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम विच दिस एंजाइम इज डिराइव्ड और एक्सट्रैक्टेड और आइसोलेटेड. तो ये जो मेरा एंजाइम है ये मैंने ढूंढा है एस्चेरिचिया. एस्चेरिचिया मतलब इकोलाई जिसको हम कॉमनली बोलते हैं. तो एस्चेरिचिया से लेने की वजह से इसका नाम है ई. तो यानी पहला अल्फाबेट हम कहां से लेते हैं? जीनस से. फर्स्ट अल्फाबेट एंड इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल. ये हो गया फर्स्ट लेटर. सेकंड एंड थर्ड लेटर्स दे आर टेकन फ्रॉम स्पीशीज. तो ये CO किसके लिए है? एस्चेरिचिया को अंडरलाइन कर देते हैं. रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड ऑलवेज अंडरलाइन. तो दूसरा आ जाता है कोलाई. तो एस्चेरिचिया कोलाई से लिया गया है, तो इको. अब R क्या है? फोर्थ लेटर. अच्छा, फोर्थ लेटर जरूरी नहीं कि हो, यहां है. और एग्जांपल देख लेते हैं, एक PVU यहां नहीं है. ठीक है, PVU1 यहां नहीं है, तो होना जरूरी नहीं है. तो यहां पर मैं लिखती हूं दिस R इज द नेम ऑफ स्ट्रेन, एंड इसमें हम एक और वर्ड ऐड करते हैं इफ एनी, अगर कोई है तो. अब स्ट्रेन क्या होता है? वैरायटी. जैसे एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं ब्रीड वर्ड, प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं वैरायटी, वैसे ही बैक्टीरिया की जो वेराइटीज होती हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेन. ठीक है,
तो अगर कोई स्ट्रेन है बैक्टीरिया का तो उसका अल्फाबेट, अच्छा फर्स्ट अल्फाबेट होना जरूरी नहीं, क्योंकि यहां हमने फर्स्ट अल्फाबेट लिया है, ये एस्चेरिचिया कोलाई का RY13 स्ट्रेन है, लेकिन यहाँ D जो है ये फर्स्ट अल्फाबेट नहीं है, ये सेकेंड अल्फाबेट है, तो जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट ही लें, सेम अल्फाबेट भी तो हो सकते हैं ना, तो उससे बचने के लिए हम दूसरा लेते हैं। लास्ट नंबर, दिस रोमन नंबर, ये रोमन नंबर क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या बता रहा है हमें, ये स्पीशीज हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, और ये हो गया फोर्थ रोमन नंबर। तो रोमन नंबर हमें क्या बता रहा है, इट इज फॉर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होते हैं, अपीयरेंस का ऑर्डर, पहले आया, दूसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया, चौथे नंबर पे आया, तो आने का जो ऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो एस्चेरिचिया कोलाई RY13 स्ट्रेन से ढूंढा गया ये पहला एंजाइम है, ठीक है। अब अच्छा वो चलो बाद में करेंगे। सो ये हो गया एस्चेरिचिया कोलाई RY13 स्ट्रेन से ढूंढा गया ये पहला एंजाइम है, तो नाम है EcoR1। एक और एग्जांपल करते हैं, हिंद सेकंड, H इज फॉर द जीनस, तो यहां जीनस है हीमोफिलस, नेम ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा है IND, सॉरी IN, दो अल्फाबेट, H अकेला और I और N किसके लिए है, इन्फ्लुएंजी, दैट इज द नेम ऑफ स्पीशीज। D किसके लिए है, स्ट्रेन के लिए, तो यहाँ RD स्ट्रेन होता है, R यहाँ भी, तो यहाँ D रख दिया गया, RD स्ट्रेन, ठीक है। अब आते हैं ये सेकंड, इसका मतलब ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन, RD स्ट्रेन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया RD स्ट्रेन से ढूंढा गया सेकेंड एंजाइम है। अब इसमें कई बार बच्चे डाउट पूछते हैं कि अगर हिंद सेकेंड, हिंद से यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD स्ट्रेन से ढूंढा गया सेकेंड एंजाइम है, तो ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्यों है, पहला कहां गया, इसकी जगह पे अगर कोई पहला भी तो आया होगा ना, ये तो सेकेंड नंबर पे ढूंढा गया था, तो फर्स्ट वाला कहां गया, हिंद वन क्या था। तो मे बी ये पॉसिबल है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के होते हैं, तो ये जो हिंद 1 है ये शायद टाइप 1 या टाइप 3 या टाइप 4 में से कोई एंजाइम है जिसको हम यूज नहीं करते हैं अपनी प्रोसेस में, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम टाइप 2 यूज करते हैं। तो ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD स्ट्रेन से ढूंढा गया पहला टाइप 2 का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। Is it clear now? So ये हो गए हमारी दो बैक्टीरिया, सॉरी दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और उनका नॉमेनक्लेचर। इसका नॉमेनक्लेचर और बहुत सारे एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर अभी हम देखने वाले हैं। अच्छा, नॉमेनक्लेचर से मुझे याद आया, एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है एक प्लाज्मिड का और सर्कल सा, और उसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में। तो उन सारे एंजाइम्स का फुल फॉर्म हम देखने वाले हैं, वहां हमारा नॉमेनक्लेचर भी हो जाएगा और उन सब की फुल फॉर्म भी वो करनी है, एक्चुअली वो आती है एटलीस्ट नीट एग्जामिनेशन में तो आती है। यहाँ हम लिख रहे हैं एंजाइम और यहाँ हम लिख रहे हैं सोर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। शुरुआत किससे करें, शुरुआत हम EcoR1 हम कर चुके हैं, हिंद सेकंड भी हम कर चुके हैं, हिंद 3 भी होता है, वही है वो, ये सेकंड है वो थर्ड है, तो वो सेम है। तो इसके अलावा कौन सा आपकी बुक में लिखा है, आपकी बुक में लिखा है BAM3 आई थिंक, और कौन सा है PVU1 and 2, फिर है PST1, SAL1, CLA1, आई थिंक यही नाम है और कोई नाम नहीं है। सो BAM3, 3, 1, 2, 3 तो सब समझ गए। 1 का मतलब ये इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से ढूंढा गया फर्स्ट एंजाइम है, सेकंड एंजाइम है या थर्ड एंजाइम है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिर्फ हम इनका एक्सप्रेशन एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं। BAM का PBU, PST, साल और क्ला। तो BAM का मतलब है बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया, बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेशियंस, ठीक है, ये बैक्टीरिया की स्पीशीज है। PVU प्रोटियस वल्गारिस, ठीक है, ये एक और बैक्टीरिया है जहां से ढूंढा गया है
प्रोटियस वल्गैरिस, PVU1 and 2, ये पहला एंजाइम और ये सेकेंड एंजाइम, सेम जीनस और सेम स्पीशीज से ढूंढा गया एंजाइम। ठीक है, अब है PST, प्रोविडेंशिया, प्रोविडेंशिया जीनस का नाम है। स्टुअर्टी, लिटिल स्टुअर्ट, स्टुअर्टी इज द नेम ऑफ स्पीशीज। उसके बाद है साल, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस। ठीक है, जीनस एंड स्पीशीज। अब है क्लास CLA1, तो ये है कैरियोफैनॉन लैटम, ये नाम है बैक्टीरिया का, जीनस एंड स्पीशीज, और इससे ढूंढा गया फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, टाइप 2 एंजाइम। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एंजाइम व्हिच आर मार्क्ड ऑन PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर, उसके ऊपर मार्किंग है इनकी, तो ये हमने कर ली है फुल फॉर्म इनकी, ये नंबर्स है, इनमें से किसी का भी कोई स्ट्रेन नहीं है, सिर्फ EcoR1 यानी कि आपकी एस्चेरिचिया कोलाई वाला और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से जो ढूंढा गया है उनकी स्ट्रेन्स हैं, उनकी वेराइटीज है, इनमें से किसी की भी स्ट्रेन नहीं है, तो हमने सिर्फ जीनस, स्पीशीज ये नाम करे हैं, और ये नंबर आपको पता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसका एक्शन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इन एंजाइम का एक्शन देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया, ये डीएनए को कट करते हैं, और एक और वर्ड मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं। अब ये स्पेसिफिक साइट्स क्या है? तो ये साइट होती हैं रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन जानते हो? रिकॉग्निशन का मतलब है पहचानना। रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब इसी जगह पे कट करके ये वायरल डीएनए को काटते हैं और उसके एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्लोनिंग साइट, 3 नाम है इनकी। क्लोनिंग साइट, यही वो जगह है जहां पे हम क्लोनिंग करते हैं, अपना डिजायर्ड जीन डालते हैं, तो क्लोनिंग साइट। यानी 3 नाम है, तो तीनों का एक वैलिड रीजन है, क्यों है रिकॉग्निशन साइट, क्यों रेस्ट्रिक्शन साइट और क्यों क्लोनिंग साइट, वो हमने देख लिया। नाउ ये साइट होती क्या है? दीज साइट्स आर शॉर्ट, पहला वर्ड शॉर्ट, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक। ठीक है, शॉर्ट का मतलब है 4 to 8 बेस पेयर्स। बेस पेयर से मतलब समझे कि ये शॉर्ट और स्पेसिफिक क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सो व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स? शॉर्ट, स्पेसिफिक, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। कौन से सीक्वेंसेस? शॉर्ट एंड specific nucleotide sequence which is recognized by the restriction endonuclease enzyme, cut down by the restriction endonuclease enzyme to produce sticky end। अब वो sticky end क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि जब ये कट लगाता है, यानी ये एंजाइम इनको कट करता है, ये कट करता है away from the center, away from the center। अभी हम देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ। तो पहले शॉर्ट और स्पेसिफिक डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट है मतलब 4 to 8 बेस पेयर। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देती हूँ, GAATTC, तो यहां से भी GAATTC, ये हमारा डीएनए है 5 and 3 and 3 and 5 and। ठीक है, सो 4 to 8 बेस पेयर है, यानी ये देखो 6 है, यहाँ पे 6 है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8। नॉर्मली 4 to 8 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि यहां हमें देखने को मिल रहा है कि जब मैं इसको ऐसे पढ़ रही हूं GAATTC, और जब मैं इसको ऐसे पढ़ रही हूं GAATTC, सेम सीक्वेंस है। सो ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो मैं यहां वर्ड लिख देती हूं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम एक्चुअली डीएनए के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ, पैलिंड्रोम वर्ड्स भी होते हैं, पैलिंड्रोमिक वर्ड। जैसे कई लोगों का नाम होता है नमन, सरस, तो सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो सेम नाम आता है ना। तो ऐसे जो नाम होते हैं जिनको सीधा उल्टा पढ़ने पर सेम ही नाम आए, उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मलयालम, मलयालम,
तो इसको आप ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, सेम ही आएगा। नमन हो सकता है, सरस हो सकता है, कोई और नाम जो आपको पता हो या आपका खुद का हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, मुझे भी पता चले कोई और पैलिंड्रोमिक नेम। चलिए ओके, सो मेरा नाम तो है नहीं पैलिंड्रोमिक, मंजू बिल्कुल भी नहीं है, पैलिंड्रोम के आसपास भी नहीं है। सो मलयालम और नमन दोनों पैलिंड्रोमिक वर्ड है। तो हमारे जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट वाले, वो भी पैलिंड्रोम होते हैं। यानी जब हम अपना रीडिंग फ्रेम सेम रखें, पहला पॉइंट क्या है, रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम का मतलब समझिए 3 to 5 या 5 to 3, डिसाइड कर लो पहले कहां से कहां पढ़ना है। तो रीडिंग फ्रेम, व्हेन रीडिंग फ्रेम इज केप्ट सेम, मतलब या तो मैं पढ़ रही हूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम या मैं पढ़ रही हूं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक ही डायरेक्शन में मुझे पढ़ना है, दूसरी डायरेक्शन ही देख ली, दोनों स्टैंड पे, ठीक है। तो जब मैंने अपनी रीडिंग फ्रेम सेम रखी है दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के ऊपर, डीएनए के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे, तो मेरा जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम आया ऐसे। व्हाट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस, और आई विल से नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, the sequence of nucleotide bases on the two complementary strands of DNA which is same when we keep the reading frame same। यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे जो नाइट्रोजिनस बेसिस का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम है अगर मैंने अपना रीडिंग फ्रेम सेम रखा है तो ये हो गया हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो इसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करते हैं, लेकिन सेंटर से कभी कट नहीं करते, वो हमेशा सेंटर से थोड़ा सा दूर कट करते हैं। कहां? फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल को देखते हैं हम। इसका सेंटर है ये, सेंटर तो ये होना चाहिए, 3 सीक्वेंस इधर 3 सीक्वेंस इधर, लेकिन ये सेंटर में कट नहीं करता। ये कहाँ कट करता है? इस सेंटर से थोड़ा इधर कट करता है। तो पर्टिकुलरली ये जो रिकॉग्निशन साइट है, जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, हर चाबी का एक ताला होता है, हर एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट का एक एंजाइम होता है, हर जेनेटिक कोड का एक अमीनो एसिड है, बिल्कुल वैसे ही हर रेस्ट्रिक्शन साइट का एक एंजाइम है। यानी ये अगर जो मैंने लिखी है GAATTC, इस पे सिर्फ एक ही एंजाइम कट कर सकता है, इसको सिर्फ एक ही एंजाइम रिकॉग्नाइज कर सकता है जिसका नाम है EcoR1। हर एंजाइम की अपनी रिकॉग्निशन साइट है। हमें because in NCERT we have only one recognition site that is of EcoR1, तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी डिटेलिंग जो है आपको अभी नहीं पढ़नी, बट हाँ बायोटेक्नोलॉजी अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट याद करनी पड़ेगी, हिंद 1 की भी, 2 की भी, PBU PST सबकी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम EcoR1 के साथ चलते हैं। तो EcoR1 इस पूरे डीएनए पे इस साइट को पहचानता है और उसके बाद ये इस पे कट लगाता है। कहाँ? हमेशा G और A के बीच में, यानी ये यहां कट लगाएगा और इधर से यहां से कट लगाएगा। तो जो कट लगता है एक्चुअली इस तरीके से लगता है, ठीक है। सेंटर से लगता तो दोनों पार्ट इक्वली ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कट इस तरीके से लगा है तो उसका रिजल्ट क्या है वो हम अभी देखते हैं। तो हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाते हैं, एक एग्जांपल के साथ करते हैं, ठीक है। सो ये है मेरा डोनर डीएनए और इधर है मेरा वेक्टर डीएनए। बायोटेक्नोलॉजी की आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक जीन क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, एक डोनर डीएनए लेते हैं जिससे हमारा डिजायर्ड जीन लेना है, और एक वेक्टर डीएनए लेते हैं, ये हमारा वेक्टर है। वेक्टर डीएनए वो डीएनए है जो व्हीकल का काम करता है, ड्राइवर का काम करता है और हमारे डिजायर्ड फ्रेगमेंट को होस्ट सेल में लेकर जाता है। यानी जाएगा कौन? वेक्टर डीएनए, उसके साथ कौन जा रहा है? हमारा डिजायर्ड जीन। तो ये है हमारा डोनर डीएनए और वो है हमारा वेक्टर डीएनए, ठीक है। अब मुझे डोनर डीएनए से अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट निकालना है काट कर, और उसे कहां जोड़ देना है? वेक्टर डीएनए के अंदर, ठीक है। तो मैं कैसे जोड़ूं? तो इस काम के लिए मैं क्या करूंगी, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करूंगी दोनों के लिए। कैसे? वो हम अभी देख रहे हैं। तो मान लो कि मेरा डोनर डीएनए है, इसके अंदर एक साइट है GAATTC, GAATTC। ओरिएंटेशन याद रखना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहां पर भी वेक्टर डीएनए में भी बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, उनमें से एक सीक्वेंस ये है GAATTC, GAATTC,
5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। नाउ व्हाट विल आई डू, I'll use the same restriction endonuclease enzyme to cut both the DNA strands to produce sticky end. क्या होगा, EcoR1, this is my enzyme which I am going to use for this DNA and this DNA, both the DNAs. तो मैं क्या करूंगी, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया हुआ है वेक्टर डीएनए, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया हुआ है मेरा डोनर डीएनए, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में मैं डालूंगी EcoR1। अब EcoR1 क्या करेगा, सबसे पहले आएगा, फिर वो पूरा चक्कर लगाएगा जैसे वो बूढ़े दादाजी करते हैं, इंस्पेक्शन, तो पूरे डीएनए का इंस्पेक्शन करेगा। क्या ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है ये अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट। यहां पर भी ये यही करेगा, यहां पर भी ये करेगा, अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट को ढूंढेगा और ढूंढने के बाद सेंटर से थोड़ा सा दूर कट लगाएगा। कहां, अभी अभी हमने देखा था जी और ए के बीच में, यानी ये एंजाइम यहां आया, यहां कट लगाया, यहां कट लगाया, इधर भी आया, यहां कट लगाया, यहां कट लगाया, यानी इस डीएनए को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज हाउ इट हैज डिवाइडेड द डीएनए। तो ये हो गया हमारा, इधर ऊपर बचा जी, सिर्फ जी, और नीचे क्या बचा, सी टी टी ए ए, ठीक है। ये एक फ्रेगमेंट, क्योंकि इसने कट कैसे लगाया है, ऐसे लगाया है कट, ठीक है। ऊपर वाला फ्रेगमेंट जो दूसरा अलग हुआ उसमें बचा ए टी टी सी और सी के नीचे जी, ये डीएनए, बाकी का डीएनए पूरा है, बस इसको कट कर दिया है इसने, ठीक है। तो इस तरीके से इसने इसको कट कर दिया है, डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। सेम इज डन विद द वेक्टर डीएनए, तो इसके अंदर भी इसने ऐसे ही कट लगाया, जी बचा और इधर बचा सी टी टी ए और ए, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 के इधर 3 और 3 के इधर 5। दूसरा फ्रेगमेंट इस तरीके से डिवाइड हुआ, ए टी टी सी और इधर आ गया जी इसके साइड में, तो ये हमारा हो गया 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। सो द EcoR1 restriction endonuclease enzyme cut down the donor DNA and the vector DNA, leaving unpaired nitrogenous base sequence. Okay, so ये जो फ्लैंकिंग डीएनए सीक्वेंसेस हैं, जो लटके हुए हैं, जो पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्टिकी एंड। और स्टिकी वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये अनपेयर्ड हैं, यानी ये पेयरिंग कर सकते हैं, पेयरिंग की इनमें पोटेंशियल है, तो स्टिकी क्या होता है, स्टिकी कौन सी चीज होती है, जो किसी चीज को चिपका ले अपने साथ। तो ये वो नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंसेज है जो अपने जैसे दूसरे अनपेयर्ड, अपने कॉम्प्लीमेंट्री अनपेयर्ड नाइट्रोजिनस सीक्वेंसेज को अपने साथ अटैच करने का पोटेंशियल रखते हैं। मान लो कि मेरा डीएनए ऐसे ना काट कर बिल्कुल सेंटर से काटा, फॉर एग्जांपल जी ए टी टी सी, जी ए टी टी सी। अब डीएनए ने काटा ऐसे, तो क्या होगा, मेरा एक सीक्वेंस तो आएगा जी ए सी टी टी, ये एक डीएनए, और दूसरा डीएनए मेरा बनेगा टी टी सी ए जी। एक डीएनए फ्रेगमेंट ये, एक डीएनए फ्रेगमेंट ये, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड हैं। इसका मतलब ये ब्लंट एंड है, यानी ये स्टिकी नहीं है, इनमें पेयरिंग की पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेयर्ड, एंड दैट इज व्हाई टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो अब मेरे दोनों डीएनएज में स्टिकी एंड्स बन चुके हैं, तो अब क्या करेगा, अब दोनों बन गए दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में। अब मैं अपना डिजायर्ड जीन पहले निकालूंगी, वो एक अलग प्रोसेस है, आगे हम पढ़ेंगे। और इधर से हमने वेक्टर डीएनए लिया, अब दोनों को पास पास रख देंगे एक ही टेस्ट ट्यूब में, और अब हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। यानी यहां से हम लेंगे एक फ्रेगमेंट, इधर से एक फ्रेगमेंट, और बीच में रखेंगे हम डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, दोनों को ज्वाइन करने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने लिया है ये वाला फ्रेगमेंट, और यहां से मैंने लिया है ये वाला फ्रेगमेंट, जो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जी, और इधर आ गया सी टी टी ए, ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक है। उधर से मैंने वो वाला सीक्वेंस लिया, यानी कि ए जैसे ही आएगा टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इधर, और सी और जी तो पहले से ही पेयर्ड हैं। सो दिस इज हाउ
two different DNA, one is from the donor DNA and one is from the vector DNA, combined together, joined together, and we have constructed our rDNA, recombinant DNA. नया डीएनए बन गया, दो अलग अलग डीएनए सोर्सेज के डीएनए को मिलाकर हमने एक नया डीएनए बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। अब एक क्वेश्चन आया इससे दिमाग में कि अगर मेरा डोनर डीएनए है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आया और ये जो साइट्स होती हैं ये कोई एक जगह नहीं होती, कई जगह पे हो सकती हैं, तो पूरे मेरे लंबे डोनर डीएनए को 50 टुकड़ों में काट दिया। अब वो 50 टुकड़े इक्वल लेंथ के तो होंगे नहीं, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई मीडियम लेंथ का होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन 50 फ्रेगमेंट्स में से मेरा डिजायर्ड जीन इस फ्रेगमेंट में प्रेजेंट है? पहले तो 50 फ्रेगमेंट्स को मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, फिर उनमें से अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट आइसोलेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक और प्रोसेस, एक और टूल यूज कर रही हूँ। एक्चुअली वो टूल अलग से सेपरेटली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, वो एंजाइम्स के अंडर ही एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अभी हम फिलहाल हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर सेपरेशन करना, और क्योंकि ये प्रोसेस हम एक जेल पे कर रहे हैं तो हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, टिसेलियस ने ये टेक्निक डेवलप करी थी 1937 में। ठीक है, ये जो टेक्निक थी, दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड नॉट फॉर डीएनए एक्चुअली, ये टेक्निक किसी भी बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए की थी। तो हम इसके बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सेपरेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ charge present on them। ठीक है, we can separate molecules according to charge present, according to their charge। ठीक है, जो भी चार्ज उनमें प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उस चार्ज के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक डेवलप की थी टिसेलियस ने 1937 के अंदर। क्या होता है इस टेक्निक के अंदर? सबसे पहले हम लेते हैं एक जेल प्लेट, तो एक इसमें जेल प्लेट होती है। अब ये जो जेल प्लेट है ये कैसे बनी हुई है? जेल प्लेट, दिस प्लेट इज मेड अप ऑफ अ जेल। कौन सा जेल? क्लास 11th में प्लांट किंगडम में हम एल्गी पढ़ते हैं और वहां रेड एल्गी की एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है, दैट जेलिडियम ग्रासिलिया से हमें एक जेल प्रोड्यूस होता है, अगर आपको याद हो, एगरोज, अगार जिसको बोला जाता है। तो यहाँ कौन सा जेल है? एगरोज। ठीक है, तो ये एक्वेटिक प्लांट से हम लेते हैं एग्रोज। इस एग्रोज का फीचर होता है कि ये पोरस है, मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स है, जैसे छलनी में होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। एग्रोज है जिसमें क्या है? इट इज पोरस, छोटे छोटे पोर्स हैं। इस पूरी बेसिक जो प्लेट है, इसका पूरा कंपोजिशन है एग्रोज, यानी जेल प्लेट है ये पूरी की पूरी। इस पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इधर हमने रख दिया नेगेटिव चार्ज और इधर हमने रखा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? अपनी टेस्ट ट्यूब लूंगी और इस टेस्ट ट्यूब में मेरे क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स। यहाँ पर क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स। कौन से डीएनए फ्रेगमेंट्स? जो मैंने डोनर डीएनए लिया था और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करवाया था, तो बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मुझे मिल गए थे। ये सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगी? नेगेटिव आयन की तरफ। अच्छा, जब तक मेरा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन नहीं है, ये शांत बैठे हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स, बिल्कुल शांत, क्योंकि अभी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं की गई है। ठीक है, राइट नाउ इट इज ऑफ सिचुएशन, तो मेरे डीएनए फ्रेगमेंट शांत बैठे हैं अभी। As soon as we switch on the electric field, तो हमने क्या कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी है यहाँ पे। ठीक है, ऑन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी, क्योंकि इधर नेगेटिव आयन है और जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं दे आर आल्सो नेगेटिवली चार्ज। वी नो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स।
तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को अपोज करता है। सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर या अपोज करते हैं, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो यानी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुआ, डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये जो पार्ट है, दिस नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। तो कैथोड से ये चलते हैं किधर, पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, ठीक है। तो ये डीएनए यहां से चलना शुरू करेंगे और किधर जाएंगे, एनोड की तरफ जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुआ, डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टूवर्ड्स एनोड, ठीक है। किधर जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब क्योंकि मेरे डीएनए फ्रेगमेंट वेरिएबल लेंथ के हैं, एक लेंथ तो है नहीं, सबकी अलग अलग लेंथ है, तो अब वो जब इस जेल के थ्रू जाएंगे, जेल में क्या है, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जब ये डीएनए फ्रेगमेंट मूव करेंगे, सीधे सीधे जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब इनको पोर को पार करना है तो प्रॉब्लम आती है। अब ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे वो माता वैष्णो देवी की जो गुफा है, उसमें पतले इंसान फटाफट से चले जाते हैं और थोड़े भारी भरकम इंसान थोड़े टाइम लगाते हैं। तो जो थोड़ा लाइट वेट का होता है वो बहुत जल्दी आगे चल पड़ता है, और जो हैवी वेट के होते हैं वो थोड़े स्लो चलते हैं। छलनी में भी ऐसा ही होता है, जो बहुत ही छोटी पार्टिकल्स होते हैं बहुत जल्दी छन जाते हैं, और मोटे पार्टिकल्स को छलने में टाइम लगता है, उनकी स्पीड कम हो जाती है डेंसिटी की वजह से। तो यहाँ पर मेरे जो छोटे वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, वो जाकर इन पोर्स के थ्रू फटाफट के चलेंगे, और वो जाकर सबसे आगे वाली सीट रोक लेते हैं, और उनके पीछे पीछे उनसे थोड़े से बड़े वाले फ्रेगमेंट आते हैं, और इस तरीके से मेरे सारे फ्रेगमेंट हो गए सेपरेट अकॉर्डिंग टू द size, according to the density or according to their size. So this process of separation of molecules according to their charge, साइज भी मैटर करता है। एक्चुअली साइज मैटर कैसे करता है, साइज की वजह से वो सेपरेट हो पाते हैं एक दूसरे से। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये आता है कि ये वाला उधर तक क्यों नहीं जा रहा है, रीजन ये है कि ये अभी स्लो चल ही रहा था, तो ये यहां तक ही आया और सारे सेपरेट हो गए, तो हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं, इसको आगे और मूव नहीं करवाते हैं। जो जहां है अब उसको वहीं रोक देंगे। सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव हो चुके, अब इसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो आपस में चिपकने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेपरेशन। अब सेपरेशन तो हो गया, लेकिन दिखेगा कैसे, मुझे ऐसे आंखों से तो दिखता नहीं है डीएनए, राइट। डीएनए इज लाइक सेल ही जब माइक्रोस्कोपिक है, तो डीएनए तो कितना ज्यादा छोटा होगा, सोचो। तो अब मैं क्या करूंगी, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड, और फिर क्या होगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कहां जाएंगे, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स दे ऑलवेज लीड, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स लीड द रेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे, सारे के सारे छोटे बड़े मीडियम साइज के सारे फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इन सारे फ्रेगमेंट्स को कलर करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे तो विजिबल है नहीं, तो उन्हें देखने के लिए पहले मैं उन्हें स्टेन करूंगी। तो यहां पर मैं करूंगी स्टेन किसकी हेल्प से, इथिडियम ब्रोमाइड, EBR हम लिखते हैं इथिडियम ब्रोमाइड को EBR। तो यहां पे मैंने इन सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स पे एक स्टेनिंग कर दी इथिडियम ब्रोमाइड की। अब जब मैं यूवी लाइट का एक्सपोजर करूंगी, यहां से यूवी लाइट एक्सपोज करूंगी, जब यहां पे डालूंगी, तो मुझे ये सारे बैंड्स कैसे दिखेंगे, दे विल अपीयर एज ब्राइट ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर के मुझे विजिबल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेपरेशन, और मुझे विजिबल भी हो गए। अब मैं क्या करूंगी, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट से उठाऊंगी और कहीं और रखूंगी जहां मुझे आगे की प्रोसेस करनी है, ठीक है। दैट प्रोसेस, दैट पर्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड एज इल्यूशन। यानी अब मैं क्या करूंगी, जैसे हम चाकू से केक काटते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ब्लॉक्स कट करेंगे, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, ऐसे करके ये जितने भी फ्रेगमेंट है सबका एक एक पीस कट करेंगे।
ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखते हुए ऑब्वियसली तभी हमें विजिबल होगा वो ऑरेंज कलर के बैंड्स, और हम उसको पीस को कट कर लेंगे बिल्कुल केक की तरह, और उन पीसेस को एक कोड दे देंगे, नाम दे देंगे। जैसे मैंने ये डीएनए निकाला किसी एक पर्टिकुलर सेल से, तो इसके 50 फ्रेगमेंट्स है, तो हर फ्रेगमेंट को मैं एक कोड दे दूंगी 1 2 3 to 50, ठीक है, हर किसी को एक नंबर दे दिया। So I have taken these all fragments and I have transferred them from this gel electrophoresis plate, और I'll say gross plate से उठाकर अब मैं कहाँ रखूंगी, अब इसको रखूंगी नाइट्रोसेल्यूलोज की प्लेट पे, जहां मुझे आगे का प्रैक्टिकल करना है या आगे की प्रोसेस करनी है, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोज प्लेट पे रख दूंगी। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इल्यूशन। इसको यहां से एक्सट्रैक्ट करना, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यहां से उठाना, एक्सट्रैक्ट करना और आगे यूज करना, दिस इज इल्यूशन, ठीक है। तो मैंने मान लो कि मेरे 20 फ्रेगमेंट आए, 50 फ्रेगमेंट आए, 50 के 50 फ्रेगमेंट्स को मैं अलग अलग ब्लॉक्स में रख दूंगी, अलग अलग सेपरेट कर दूंगी, हर किसी को एक टैग दे दूंगी, और इनमें से मैं अपना डिजायर्ड जीन आइसोलेट कर लूंगी, आइडेंटिफाई कर लूंगी। अब हमारी बुक्स में नॉर्मली ये लिखा रहता है कि ये मान लो 50 फ्रेगमेंट है, इनमें से अपना डिजायर्ड जीन हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। तो वो आइडेंटिफिकेशन हमने करा कैसे, हमें कैसे पता चला कि इन 50 में से हमारा डीएनए फ्रेगमेंट कौन सा है जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट स्केल पे, लेबोरेटरी स्केल के ऊपर जो पूरी डीएनए की प्रोसेस है, आईडीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है, जीन क्लोनिंग की जो प्रोसेस है, जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो सारी प्रोसेस करके देखेंगे। किनके साथ? 50 के 50 डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ। और जिस डीएनए फ्रेगमेंट के साथ हमारा डिजायर्ड जीन मिला, यानी वो हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, यानी वो हमारा एलियन डीएनए है, फॉरेन डीएनए है। अब उसकी क्योंकि हमने पहले से मल्टीपल कॉपी बना के रखते हैं, तो अब उसको हम लैब स्केल पे यूज करेंगे। यानी आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस भी वही है जो आगे पूरी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है। Okay, so this is one of the tool of biotechnology, that is restriction endonuclease enzyme, and one technique which is associated with the action of restriction endonuclease enzyme, that is called gel electrophoresis. ये उसी के साथ जुड़ी हुई है। In our next session, we will discuss about the second tool of biotechnology, that is called cloning vectors or simply vector DNA. Till then, take care and goodbye.